नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी पाठ 9वां जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इसका स्वाध्याय देखने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 9वां जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इसका स्वाध्याय हम देखते हैं। यह स्वाध्याय जो कृति पत्रिका पर आधारित है। परिचित क्रमांक पहला कहां से शुरू होता है? पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 82 पर है। कहां से शुरू होता है? नागर जी लिखने से पहले यहां से शुरू होता है तो मुझे बहुत प्रभावित किया, यहां तक। इस परिचित पर आधारित आपको एक प्रश्न पूछा गया। कौन सा? निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये जो परिचित है आपको ध्यान से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, उस पर कृतियां है, वो कृतियां आपको हल करनी है। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। वो है पितामह। पितामह का मतलब दादाजी, पिता के पिता। थीम मतलब विषय, कथ्य। बहिष्कार मतलब त्याग करना, निकाल देना, संबंध रखना। लाठीचार्ज भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार करना। अपशकुन अनिष्ट सूचक शकुन। शैली मतलब प्रणाली, रीति, तरीका। इस परिचित पर आधारित कृति पहली आकलन कृति है। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक कौन कौन है? लेखक कौन कौन से और पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो इनका उत्तर ये है छात्रों, देखिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक कौन से? स्नेह जी। दूसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय। पत्रिका कौन सी सहायक है? सरस्वती। दूसरी है गृहलक्ष्मी। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, उत्तर लिखिए। नागर जी के पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। कौन सा अनुभव आने पर उन्हें वो कविता सूझी है? तो कब? देखिए उत्तर। सन 1928-29 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। दूसरा प्रश्न वो ये है, नागर जी का साइमन कमीशन के बहिष्कार की घटना के बाद राजनीति की ओर न जाना, क्यों न गए राजनीति की ओर? दूसरा उसमें दूसरा उत्तर, नागर जी के पिता का सहकारी, जो नागर जी के पिताजी हैं वे सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य का सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अर्थ उसका नौकरी से हाथ धोना था, इसलिए नागर जी राजनीति की ओर नहीं गए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है छात्रों, संजाल पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में उल्लेखित कोई चार रचनाकार। कौन कौन से चार रचनाकार है? पहले प्रेमचंद, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र और प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है। अगला प्रश्न छात्रों, कृति क्रमांक चौथी आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में उल्लेखित दो उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास के नाम आए इसमें? देखिए, पहला है आनंद मठ और दूसरी है दूसरा उपन्यास है देवी चौधरानी। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। नागर जी के सामने इनका साहित्य था। नागर जी जब पढ़ते थे तब पढ़ने के लिए कौन सा साहित्य उनके सामने था? तो अर्थात साहित्य प्रेमचंद और कौशिक का। दूसरा प्रश्न, नागर जी ने शुरू में इन्हें पढ़ा। किनके उपन्यास पढ़े? बंकिम के उपन्यास पढ़े। तीसरा प्रश्न, नागर जी का पहला मित्र ये था। पहला मित्र कौन सा था नागर जी का? छापे का अक्षर। चौथा प्रश्न, नागर जी की पहली कविता का शीर्षक ये था। कौन सा शीर्षक था? कब लो कहो लाठी खाए। ये नागर जी की पहली कविता का शीर्षक था। यहां पर रिक्त स्थान है, चारों भी मैंने आपको भरकर बता दिए हैं। आपको ठीक से उसे पढ़ना है और भरना है। अगला प्रश्न है छात्रों, ऐसे दो प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 1933 में ये उत्तर आना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाइए। दूसरा है चंडी प्रसाद हृदयेश, ऐसा प्रश्न बनाइए, इनका उत्तर चंडी प्रसाद हृदयेश ये होना चाहिए। तो प्रश्न कैसे होंगे? पहला, नागर जी की पहली कहानी अपशकुन किस सन के साल में छपी? अर्थात 1933 में। ये प्रश्न ही आपका उत्तर है, आपको प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखना नहीं है। दूसरा है, नागर जी को किसकी लेखन शैली ने बहुत प्रभावित किया? अर्थात चंडी प्रसाद हृदय जी ने। अगला प्रश्न छात्रों, जोड़ियां मिलाइए। रचना और रचनाकार, रचना मतलब साहित्य और उनके लेखक, रचनाकार मतलब लेखक।
देशी और विलायती ये किसने लिखी है? आपको सही उत्तर ढूंढना है, रचनाकार का नाम और उनके सामने लिखना है। आनंद मठ, अपशकुन, देवी चौधरानी। सही उत्तर ऐसे हैं। देशी और विलायती इसके लेखक हैं, मतलब रचनाकार है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। आनंद मठ इसके लेखक हैं, मतलब रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरे अपशकुन, अपशकुन के रचनाकार है अमृतलाल नागर जी। देवी चौधरानी इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। लेखक, कवि, पितामह, मित्र, इन 4 शब्दों को आपको लिंग परिवर्तन करना है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करना है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग करना है। लेखक ये पुल्लिंग शब्द है, आपको उसका स्त्रीलिंग लिखना है, तो लेखिका क्या होगा? लेखिका। देखिए उत्तर में लेखिका। दूसरा है कवि, कवि का होगा कवयित्री। तीसरा शब्द है पितामह, पितामही। मित्र, मित्र का होगा सहेली। आप देखते रहिए उत्तर में सहेली। प्रश्न क्रमांक दूसरा, उचित उपसर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या होता है? मुख्य शब्द के शुरू में, मुख्य शब्द के आरंभ में जो कुछ वर्ण या वर्णांश या शब्दांश जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहां 4 उपसर्ग दिए, अभि, आ, अनु, उप। ये चारों में से नीचे जो 4 शब्द दिए तो चारों को कौन कौन सा उपसर्ग लगता है वो देखना है। शासन, अभिशासन, आशासन, अनुशासन या उपशासन, चारों में से कौन सा सही है? अनुशासन। कौन सा? अनुशासन। इसलिए आपको लिखना है ऐसा है, देखिए कैसे लिखना है, अनुधनशासन बराबर अनुशासन। उसी तरह से आपको वन, वन का क्या करना है? देखिए उपवन, क्या होगा? उपवन। जीवन, आजीवन, मान, अभिमान, ये 4 आपको यहां पर लिखने। अनुशासन, उपवन, आजीवन, अभिमान। छात्रों कृति क्रमांक 34, स्वमत, अभिव्यक्ति। पत्र पत्रिकाओं का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। भाषा के विकास में, यहां नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा। भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बहुत योगदान होता है। इनसे तरह तरह की जानकारियां तो मिलती हैं, लेखन में होने वाली नई नई प्रवृत्ति की भी जानकारी मिलती है। पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, समाज, देश, राजनीति, विज्ञान, शिल्प, फिल्म, कला, मनोरंजन, कार्टून, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और उनका बड़ा बाजार है। पढ़े लिखे लोगों के घर में पत्र पत्रिकाएं आना आवश्यक माना जाता है। इनसे घर बैठे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है। इनमें परिवार के हर आयु यानी कि उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ होता है। दूरदर्शन की लोकप्रियता के पहले पत्र पत्रिकाओं की जानकारियों और मनोरंजन का एकमात्र साधन थी। आज मोबाइल फोन तथा दूरदर्शन के युग में पत्रिकाओं की लोकप्रियता में थोड़ी कमी जरूर आई है, पर अखबारों की लोकप्रियता पहले जैसी कायम है। समझदार लोग पत्र पत्रिकाओं के दीवाने हैं। कुछ लोग तो पत्रिकाओं के पुराने अंकों की जिल्द साजी, मतलब कवर लगाना या बाइंडिंग करके रखना, करवा कर रखते हैं। पत्र पत्रिकाओं की हर युग में मांग रहेगी और इनका महत्व हमेशा बना रहेगा। छात्रों कृति क्रमांक मतलब परिच्छेद क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद कौन सा है? हाँ, परिच्छेद क्रमांक दूसरा है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83 पर। कहां से शुरू होता है? देखिए 83 पर, तिवारी जी, क्या उन दिनों, यहां से शुरू हुआ है, लौट कर इसे लिखा था यहां तक। ढूंढिए कहां तक है, पाठ्य पुस्तक में ढूंढिए, उसे ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति की विशेषता, व्यक्ति के गुण। आंदोलन मतलब किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न। करुणा मतलब अनुकंपा, दया। अद्भुत मतलब विचित्र, अनोखा। क्रांतिकारी स्थिति व्यवस्था में भारी उलटफेर कर लेने वाला। कृति पहली आकलन कृति है, उत्तर लिखे। नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। कौन सा गुण था उनके पिताजी में जिससे वो बहुत प्रभावित थे? हाँ, उत्तर है किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। दूसरा प्रश्न है, नागर जी के पिताजी ने उन्हें इनमें भाग लेने से रोका। कौन से आंदोलन में भाग लेने के लिए रोका है? उत्तर देखिए पहले में दूसरा, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के लिए रोका। क्रांतिकारी आंदोलन में
प्रश्न क्रमांक दूसरा है, आकृति पूर्ण कीजिए। परिच्छेद में आए दो महान नेताओं के नाम। परिच्छेद में ढूंढिए कौन से महान नेताओं के नाम आए। तो एक आए महात्मा गांधी और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न है, नागर जी के लेखन की एक विशेषता। क्या विशेषता थी उनके लेखन की? गरीबों की प्रति करुणा का भाव होना, ये उनके लेखन की विशेष एक विशेषता थी। तीसरा प्रश्न है, नागर जी की पहली कहानी का नाम। पहली कहानी का नाम है प्रायश्चित। और प्रश्न क्रमांक चौथा है, परिच्छेद में आए उल्लिखित स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना। कौन सी? काकोरी बम कांड। या देखिए 4 रिक्त स्थान है, मैंने आपको चारों के चारों समझा दिए हैं और भर दिए हैं, आपको भी सही ढंग से भरना है। कृति क्रमांक दूसरी, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी का पहला उपन्यास, क्या नाम है उस उपन्यास का? कौन से साल वो प्रकाशित हुआ था? उपन्यास का नाम है महाकाल। क्या है? महाकाल। कौन से साल प्रकाशित हुई थी? 1944 में। अगला प्रश्न है, दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला उत्तर 1933 में ये होना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाइए। दूसरा उत्तर सामाजिक आंदोलन में ये होना चाहिए, ऐसा प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न कैसे बनेंगे? पहला, जवाहरलाल नेहरू से नागर जी की पहली बार किस सन यानी कि साल में भेंट हुई थी, अर्थात 1933 में। दूसरा प्रश्न, नागर जी के पिताजी ने उन्हें किस तरह के आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका? सामाजिक आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में जाने के लिए रोका था, लेकिन सामाजिक आंदोलन में जाने के लिए नहीं रोका था, इसलिए सामाजिक आंदोलन में उत्तर उसका सही है। प्रश्न कृति तीसरी है, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों की विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। निश्चित, निश्चित के विरुद्ध क्या होगा? अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित। दुख, दुख के विरुद्ध क्या होगा? सुख। तेज, तेज के विरुद्ध क्या होगा? मध्यम। आप उत्तर में देखिए, पहला, इसका अर्थ विरुद्ध क्या होता है? अंतिम, आखिरी, ये होता है। तद्धित शब्दों का मूल शब्द लिखिए। क्रिया को अगर प्रत्यय लगता है तो कृदंत शब्द होते हैं। क्रिया छोड़कर अन्य शब्दों को अगर प्रत्यय लगता है तो तद्धित शब्द होते हैं। जैसे भागने वाला, भागना एक क्रिया है। खाने वाला, खाना एक क्रिया है। चलने वाला, चलना एक क्रिया है। खाना पीना, रोना दौड़ना वरना, ये जो है ना, खाना पीना रोना धोना, ये क्रिया है। जिसे ना लगता है वो क्रिया होती है। क्रिया वाक्य का अर्थ पूरा करती है, और ऐसे शब्दों को अगर प्रत्यय लगता है तो कृदंत होते हैं। लेकिन क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों को जब प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर शब्द आया है साहित्यिक। साहित्य के शब्द क्रिया नहीं है, अन्य शब्द हैं। तो साहित्य ये उसका मुख्य शब्द है। अब उत्तर में देखिए, साहित्य उसका ये मुख्य शब्द है, उसे इक ये प्रत्यय लगा है। विलायती इसका मुख्य शब्द है विलायत, उसे इति ये प्रत्यय लगा है। प्रभावित, प्रभाव ये उसका मुख्य शब्द है, इत इसे प्रत्यय लगा है। सामाजिक, समाज इसका मुख्य शब्द है, इक उसे प्रत्यय लगा है। ये जो साहित्यिक, विलायती, प्रभावित, सामाजिक के शब्द कृदंत शब्द नहीं है, तद्धित शब्द है, इसलिए उनका जो मूल शब्द है समाज, विलायत, प्रभाव, समाज और साहित्य ये होते हैं। अगला प्रश्न है स्वमत, मतलब अभिव्यक्ति। ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन विषय पर अपने विचार लिखने हैं। उत्तर नमूना के तौर पर दिया है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में भी संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उनका काम नहीं चलता, उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है। वो अपने पसंद आने वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इनमें जो
जितने गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक 3 है, उस पर भी कुछ कृतियां आपको हल करनी है। प्रश्न है परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सा परिच्छेद है? परिच्छेद है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 83 और 84 पर। 83 पर शुरू होता है, 84 पर समाप्त होता है। तो शुरू होता है यहां से। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने यहां से शुरू होता है, 84 पर समाप्त होता है। कहां समझने का मौका मिला यहां तक। इस पर आधारित कुछ शब्दार्थ है। अजानुबाहु मतलब जिस व्यक्ति के हाथ घुटने तक पहुंचते हैं उसे कहते हैं अजानुबाहु। आदर्श मतलब नमूना, अनुकरणीय वस्तु। घुट्टी नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा। जन्मांध जन्म से अंधा व्यक्ति। माध्यम मतलब जरिया। सार्थकता उपयोगिता महत्ता परक जांच। प्रतिक्रिया किसी कार्य का परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध होने वाली क्रिया। मनोविज्ञान मन की चित्तवृत्तियों का विवेचन करने वाला विज्ञान। छात्रों, इस पर आपको कृतियां हल करनी इस परिच्छेद पर। तो पहली कृति है आकलन कृति। संजाल पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन उनके जमाने में कौन कौन साहित्यकार थे उनके नाम लिखने हैं। तो नाम ये है, कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र जी, प्रेमचंद और माधव शुक्ल। अगला प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। माधव शुक्ल की विशेषता क्या थी? माधव शुक्ल जी की विशेषता ये थी अजान बाहु, उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते थे। और दूसरी विशेषता थी कुर्ते की जब में जलियांवाला बाग की खून सनी मतलब खून से गिली मिट्टी हमेशा रखते थे। ये उनकी विशेषता थी। प्रश्न क्रमांक 3 है पुराने साहित्यकारों में नागर जी के आदर्श रचनाकार और उनकी रचना। नागर जी के कौन से आदर्श साहित्यकार थे? वो थे कौन से? रचनाकार है तुलसीदास, रचना लेखक। और उनकी रचना कौन सी पसंद आई थी? रामचरितमानस। छात्रों, कृति क्रमांक 2 आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न, नागर जी ने अपनी इस कृति में सूरदास के रिक्त स्थान दिया है चमत्कारों का वर्णन किया है। कौन से चमत्कारों का वर्णन किया है? जरा देखिए यहां पर। ये देखिए उत्तर खंजन नयन का। किसका? खंजन नयन का। दूसरा प्रश्न है नेत्रहीनों के चमत्कारों के बारे में नागर जी की धारणा। क्या भावना उनकी, क्या मन में विचार आते हैं नेत्रहीनों के बारे में, जो अंधे उनके बारे में? उनका कहना है नेत्रहीनों की भविष्यवाणियां कभी कभी सच होती है। तीसरा प्रश्न है नागर जी 7 साल तक प्रतिवर्ष जिस लेखक से एक शहर में मिलते रहे वो कौन से लेखक है? शरद चंद्र जी। चौथा प्रश्न है नागर जी के प्रिय आलोचक कौन थे? पाठकीय प्रक्रियाएं देने वाले पत्र लेखक। यहां पर आपको 4 रिक्त स्थान दिए, चारों के चारों यहां पर भर दिए हैं। प्रश्न अगला है आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के भ्रमण का दायरा। भ्रमण है कि घूमना फिरना। कहां कहां घूमते रहे वो? देखिए, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, ये उनका भ्रमण का दायरा। दायरा यानी कि क्षेत्र। अगला प्रश्न छात्रों, नागर जी को देश भर में भ्रमण करने से हुए लाभ। क्या लाभ हुए उनके घूमने फिरने से? उन्हें ये लाभ हुए, नागर जी को देश भर भ्रमण करने से हुए लाभ, अनेक चरित्र मतलब कैरेक्टर देखने को मिले, ये लाभ हुआ। दूसरा, विभिन्न चरित्रों के मनोविज्ञान को समझने का मौका मिला। कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नयन, नयन का मतलब होता है नेत्र। देखिए उत्तर में आप। पुराना मतलब प्राचीन, समानार्थी शब्द लिखने। सच मतलब सत्य। मौका मतलब अवसर। यहां तद्धित के विरुद्ध शब्द आया है, अलग शब्द आया है। निम्नलिखित कृदंत शब्दों के मूल शब्द लिखिए। क्रिया को लगने वाले प्रत्यय को कृदंत शब्द कहते हैं। खिंचाव मतलब खींचना। खींचना ये क्या है? क्रिया है। तो इसका मूल शब्द क्या हुआ? खींच। लिखावट लिखना, ये क्या हो गया? क्रिया। उसका मूल शब्द क्या है? लिख। देखिए, फिर खिंचाव में खींच धन आओ, खिंचाव। लिखावट लिख धन आवट, बराबर लिखावट। उस तरह से लगाओ मतलब लगना, लग धन आओ बराबर लगाओ। मिलावट मिलना मतलब मिल धन आवट बराबर मिलावट। कृति क्रमांक 34 सोमत अभिव्यक्ति। आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।
यहाँ पर नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, आप उसे भी लिख सकते हैं और आपके मन से विचार यहाँ पर लिख सकते हैं इस मुद्दे पर आधारित। प्रत्येक प्राणी की दो आंखें होती है जिनके द्वारा वो इस पृथ्वी की समस्त मतलब सभी चीजें देखने में समर्थ होता है। मनोरंजन दृश्य देखकर वो प्रसन्न होता है, दुखद दृश्य देखकर दुखी और बेचैन होता है। यह आंखों से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दृश्यों पर मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है, पर मनुष्य की एक दृष्टि और होती है, उसके मन की यानी उसकी कल्पना की, वो प्रत्यक्ष दृष्टि से भी तेज होती है। जब वह किसी घटित अघटित दृश्य की कल्पना करता है तो वो दृश्य उसकी कल्पना में उसके सामने दिखाई देने लगता है। किसी व्यक्ति की इच्छित घटित अथवा अघटित घटना फिल्म की रील की तरह उसे दिखाई देती है। यह दृश्य उसकी आंखें नहीं देखती, यह दृश्य देखता है उसका मन। मनुष्य को अपने सपने में दिखाई देने वाले दृश्य भी उसकी आंखें नहीं उसका मन देखता है। इस प्रकार मनुष्य को क्या देखना है और क्या नहीं, इसका आदेश मनुष्य का मन ही ऐसे उसे देता है। हाँ, देखने में अंतर अवश्य है। प्रत्यक्ष दृश्य वास्तविक आंखें देखती हैं, पर जबकि मन के काल्पनिक दृश्य मन की आंखें देखती हैं। छात्रों, परिचित क्रमांक चौथा है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कहां से शुरू होता है, कहां है? ये चौथा परिचित है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 84 पर आरंभ होता है और 85 पर समाप्त होता है। कहां से शुरू होता है? तिवारी जी अपने समय के, यहां से शुरू होता है, तो मन प्राण से ही सगत है यहां तक। इस पर कुछ कठिन शब्दार्थ है। संकलन मतलब संग्रह करना, व्यवस्थित मतलब विधिपूर्वक रखना, फील्ड वर्क मतलब क्षेत्र कार्य जहाँ काम किया जाता हो, गति यानी कि चाल रफ्तार, निर्मल मतलब शुद्ध स्वच्छ, खींचना यहाँ विस्तार करना ही होता है। इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां हैं। तो पहली कृति है आकलन कृति। उत्तर लिखिए। नागर जी के समय के लेखकों में उनकी पसंद के लेखक। नागर जी का पसंद के कौन से लेखक थे? उत्तर देखिए। नागर जी के समय के लेखकों में उनके पसंद के लेखक रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी। दूसरा प्रश्न है, नागर जी को इस पुस्तक को फिर से पढ़ने की उत्कंठा है। कौन सा पुस्तक नागर जी फिर से पढ़ना चाहते हैं? उत्तर में देखिए। नागर जी को इस पुस्तक को फिर से पढ़ने की उत्कंठा है, वो है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह। कौन सा? देशी और विलायती। तीसरा प्रश्न है छात्रों, तीसरा देखिए, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। कौन सी रचना के लिए? गदर का फूल। देखिए, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, वो रचना है गदर का फूल। और चौथा प्रश्न है, नागर जी के पास संग्रह है इनका। किनका संग्रह है उनके पास? उत्तर देखिए, पत्र और प्रत्येक जाति के रीति रिवाजों का। अगला प्रश्न है छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक, भारत के बाहर के जो लेखक है वो, उनके नाम क्या हैं? उनके नाम ये है, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक टॉल्स्टॉय और चेखव। कृति क्रमांक दूसरी, आकलन कृति लिखिए। आपको आकृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए या लिखिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो कार्य, आलोचक, रचनाकार। तो आपको लिखना है क्या? आलोचक समीक्षा करना, रचनाकार रचना करना, ये उनका काम होता है। अगला प्रश्न है, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लिए किया गया फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य, कौन सा क्या है? ये नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लिए किया गया फील्ड वर्क। इसमें सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, सफाई कर्मियों के रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, ये उन्हें करना पड़ा। अगला प्रश्न है, नागर जी के अनुसार अंतर मन में और प्राण में क्या अंतर है, वो आपको यहां लिखना है। मन में मन की गति आगे तक है, प्राण में प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। कृति क्रमांक तीसरी, शब्द संपदा। यह है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। अगर एक वचन है बहुवचन करना है, बहुवचन है एक वचन करना है छात्रों। तो बूढ़े, ये अनेक वचन है, आपको बहुवचन करना, तो क्या होगा उसका उत्तर? बूढ़ा। आप देखिए उत्तर में ही। दूसरा है आप, मतलब अकेले हो सकते हैं आप लोग बहुत सारे हो गए, इसलिए आप लोग, आपका आप लोग। पाठक एक हो सकता है, पाठकगण बहुत सारे होते हैं, इसलिए पाठकगण उसका बहुवचन है। अधिकारी एक हो सकता है, अधिकारी वर्ग
अधिकारियों का गुट होता है। दूसरा प्रश्न है आगे का, उचित उपसर्ग चुनकर सार्थक शब्द बनाकर लिखिए। उपसर्ग कौन से? औ, दूर, अप, दूर, ये। तो आपको गुण, तो अवगुण, बल, दुर्बल, दुर्बल आधार वाला जो हलंत रहे वो, मन, अपमान, और भाग्य तो दुर्भाग्य, यह होगा। ठीक है। अब कृति क्रमांक 4 स्वमत अभिव्यक्ति। लेखन में वास्तविकता लाने के लिए विषय की तह में जाना आवश्यक है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। किसी विषय पर लिखने के लिए उस विषय की पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। लिखने वाले का विषय के बारे में जितना अच्छा गृह कार्य होगा, लेखन उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, समाज के किसी वर्ग के बारे में कुछ लिखना है तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। उसके रहन सहन, रीति रिवाज तथा मान्यताओं का नजदीकी परिचय करना चाहिए। पूरी जानकारी हो जाने पर ही लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। लेखक के पास जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी अच्छी उसकी रचना तैयार होगी। अच्छे लेखक पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना किसी कृति की रचना नहीं करते। ऐसे लेखकों की रचनाएं ही पाठक को बांधे रहती है। उनमें पाठक को वास्तविकता के दर्शन होते हैं। छात्रों, ये संपूर्ण पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय कृति है, तो देखिए कौन सी है। कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्यिक कृतियां का वर्गीकरण कीजिए। उनके साहित्य यहाँ पर दिया है नागर जी का। कबलो कहो लाठी खाए, खंजन नयन, अपशकुन, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, प्रायश्चित और गदर के फूल। ये क्या है? इसमें कहानी, उपन्यास, कविता, अन्य, इसका वर्गीकरण करना अलग अलग भाग में। तो कहानी कौन सी है? अपशकुन और प्रायश्चित, दो कहानियां हैं। उपन्यास नाचो बहुत गोपाल एक उपन्यास है, दूसरा महाकाल और तीसरा है खंजन नयन। और कविता कौन सी है? कबलो कहो लाठी खाए, ये। और अन्य गदर के फूल। छात्रों, यहाँ पर यह स्वाध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।